दोस्तों आज मैं द फन हाउस मैसेक्रे मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हमें हैलोवीन की रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं। इसी बीच क्वीन नाम की एक प्रेस रिपोर्टर इस जगह बंद 5 सीरियल किलर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आई थी। यहाँ वो अंदर आकर हॉस्पिटल के मालिक केन से मिलती है, जो कि उसे सब चीजों के बारे में बताने लगता है। क्वीन उससे पूछती है कि क्यों उसने इन किलर को पूरी दुनिया से छिपा कर रखा है। इस पर केन उसे बताता है कि ये दुनिया के लिए काफी खतरनाक है। इन्होंने ना जाने कितने लोगों को मारा है और कोई भी इनके बारे में ना ही जाने तो अच्छा है। आगे वो ये भी बताता है कि अगर उसकी मर्जी चले तो वो उन सभी को शूट करके मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद केन उसे उस सेल में ले आता है जहाँ वो 5 कैद थे। पहले वो जेफरी नाम के किलर को दिखाता है, जो कि एक शेफ की जॉब करता था, लेकिन अपनी उस काम के पीछे वो लोगों को बुरी तरह काट कर उनका मीट दूसरों को खिलाता था। एक दिन उसने खाना खाने आई लड़की को ही पकड़ लिया और उसे मारने लगा, लेकिन इसी बीच उसने एक फोर्क को उठाकर उसकी आंख में धंसा दिया, जिस वजह से उसकी एक आंख खराब हो गई। खैर आगे वो उसे दूसरे किलर से मिलाता है जिसका नाम डॉक्टर सुआवे था और वो एक डेंटिस्ट था, लेकिन दांत ठीक कराने आने वाले लोगों को काफी बेरहमी से मारा करता था। इसके बाद केन उसे टैक्सीडर्मिस्ट नाम के तीसरे किलर से मिलवाता है, जो कि लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग करके अपने तरीके से फिर करता था। अब बारी आती है चौथे किलर रोको की, जो कि बेहद ही पावरफुल रेसलर था और वो अपने सामने आने वाले ओपोनेंट को काफी बुरी मौत देता था, साथ ही उस पर आसानी से काबू नहीं किया जा सकता था। अब केन आखिर में 5वें किलर मैनी से मिलवाता, जो कि बेहद ही सन की इंसान और बाकियों का लीडर भी है। मैनी ने यहाँ आने से पहले काफी सारी लेडीज को अपनी बातों में उलझाकर उन्हें जलाकर बेरहमी से मारा था। अब क्वीन उन सब के बारे में जानकर केन से एक ब्रेक लेने को कहती है। इसके बाद केन उसे लेकर अपने केबिन में आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्वीन उसे सीड्यूस करने लगती है और मौका देखकर एक चैन उठाती है और उसके गले को उससे काट कर मार देती है। अब वो दरवाजे के पास जाकर चिल्लाते हुए हेल्प मांगने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जब एक सिक्योरिटी वाला यहाँ आता है तो वो उसे भी एक चाकू से स्टेप करके मार देती है। इसके बाद वो लॉकअप की चाबी लेती है और उन किलर को आजाद कर देती है। वो सेल से बाहर आकर एक दूसरे सिक्योरिटी मैन को मार देती है, जो कि कंट्रोल रूम में निगरानी रखता था। आगे हमें पता चलता है कि वो कोई रिपोर्टर क्वीन नहीं बल्कि मैनी की बेटी डॉलफेस है और वो भी उन्हीं की तरह एक सीरियल किलर है। डॉलफेस अपने डैड से मिलकर काफी खुश होती है। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक पुलिस ऑफिसर डेप्यूटी को देखते हैं, जो कि एक क्राइम सीन पर आया हुआ था। असल में यहाँ किसी ने एक लड़की पर अटैक करके उसे काफी बुरी तरह से मार दिया था। इसी बीच यहाँ सिटी की शेरिफ केट आती है और आगे की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। वो डेप्यूटी को बताती है कि इस पर अटैक किसी एक ने किया होगा, जो कि काफी संकी होगा। अब यहाँ हम समझ जाते हैं कि ये डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि असली रिपोर्टर क्वीन की थी, जिसका नाम लेकर डॉलफेस उस हॉस्पिटल में गई थी। दूसरी तरफ हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि एक साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट को चलाया करते थे। इसी बीच मॉर्गन टीवी पर देखता है कि एक हॉन्टेड हाउस खुला है, जिसमें जाकर वो एंजॉय कर सकते हैं। इस पर लॉरी, क्रिस्टीना और जेसन जाने के लिए मान जाते हैं। यहाँ उनके 2 फ्रेंड्स मिकी और रैंडल आकर गेरार्डो से जिद करने लगती हैं कि वो उन्हें उस हॉन्टेड हाउस में ले चलें। अब सभी चलने को तैयार थे, जिस वजह से वो भी हाँ कर देता है। इधर डॉलफेस उन सभी को लेकर एक कैंपस में आ जाती है, जहाँ उसने उन सभी के लिए तैयारी कर रखी थी। अंदर कैंपस का मालिक वॉल्ट अपने साथी से कहने लगता है कि मैंने इस शो पर काफी पैसा लगाया है ताकि सब कुछ रियल लगे। असल में वॉल्ट को डॉलफेस ने एक दूसरी लड़की बनकर उन सभी किलर के बारे में बताया है और उसकी कहानी वॉल्ट को काफी अच्छी लगी, जिस वजह से उसने उन किलर की तरह दिखने वाले आर्टिस्ट रख लिए ताकि वो लोगों को एंटरटेन करके खूब पैसा कमाए। लेकिन हम समझ पाते हैं कि ये सब डॉलफेस की चाल थी ताकि वो इस जगह के पीछे अपने किलर साथियों को ला सके। और साथ ही इस कैंपस में रेस्टोरेंट वाला वो ग्रुप भी आ रहा था। इस कैंपस में हर आर्टिस्ट के लिए एक अलग कमरा था और ठीक वैसा ही कमरा था जिस तरह के वो सीरियल किलर थे। यानी सुआवे एक डेंटिस्ट था तो उसका क्लिनिक वाला कमरा मिला और टैक्सीडर्मिस्ट एक शेफ था तो उसे शेफ वाला कमरा मिला। खैर वॉल्ट बाहर आकर सभी आर्टिस्ट से कहने लगता है कि वो अच्छे से अपना काम करें ताकि यहाँ घूमने आने वाले लोग काफी एंजॉय कर सकें। इसी बीच उन्हें कंट्रोल रूम से आवाज आने लगती है, जिसे वॉल्ट देखने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि हर किलर अपनी अपनी जगह पर जाकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि यहाँ केवल नकली डेड बॉडी पड़ी है तो उसे देखकर वो गुस्सा करने लगते हैं। पर जब वो आर्टिस्ट अपने अपने रूम में जाते हैं तो वो किलर उन्हें ही पकड़ लेते हैं और उन्हें बांध कर मारने लगते हैं। अब रोको अपने जैसे दिखने वाले आर्टिस्ट का चेहरा पकड़ लेता है और एक ही बार में उसके चेहरे को अलग कर देता है, जिससे वो आर्टिस्ट काफी जख्मी हो जाता है और बाद में रोको उसे आसानी से मार देता है। दूसरी तरफ वॉल्ट जब
जब कंट्रोल रूम में जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ मैनी मिलता है, जो कि स्पीकर में सभी को यहाँ आने के लिए इनवाइट करने लगता है। वॉल्ट ये देखकर उससे पूछने लगता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। इस पर वो बताता है कि वो उसके पार्टनर का फादर है, यानी डॉलफेस का। ये देखकर वॉल्ट घबराने लगता है और तभी उसके पीछे रोको आ जाता है, जिसने इस वक्त उस आर्टिस्ट का कटा हुआ चेहरा पहन रखा था। इसके बाद रोको उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में केट को देखते हैं, जो कि शहर में होने वाली मौतों की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि सभी को एक ही तरह से मारा गया है और उन सभी का किलर एक ही है, और हम समझ पाते हैं कि ये सभी खून डॉलफेस ने किए हैं। इधर कैंपस में जेफरी को अपना काम कुछ अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो यहाँ के वॉचमैन को मारकर उसकी जगह ले लेता है। अब कुछ टाइम में उसके पास बॉब और डेव नाम के 2 आदमी आते हैं, जो कि इस जगह होने वाले शो में कमेंट्री करने आए थे। साथ ही उन्हें जेफरी का बिहेव कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसके आगे हम देखती हैं कि यहाँ काफी बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं और देखते ही देखते यहाँ एक मेला सा लग जाता है। यहाँ के रूम्स वाले किलर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी सबको देखने में ये सब कुछ फेक लगता है। अब एक कमरे में डॉलफेस काफी लोगों को मारकर उन्हें टेबल पर बांध देती है, लेकिन देखने वालों को ये सब स्क्रिप्टेड लगता है। अब यहाँ वो रेस्टोरेंट वाले दोस्त भी आ जाते हैं, लेकिन गेरार्डो कहता है कि उसे ये सब पसंद नहीं है, जिस वजह से वो उन्हें वहीं छोड़कर कार में आ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी के पास काफी कॉल्स आने लगती हैं कि उनके फ्रेंड्स को फन हाउस में किसी ने मार दिया है, लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि वो सब उसके साथ केवल प्रैंक कर रहे थे, तो वो परेशान होकर फोन को ही बंद कर देता है। इधर वो सभी दोस्त कैंपस में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी उनके सामने एक आदमी हेल्प मांगता हुआ आता है, लेकिन तभी पीछे से रोको आकर उसे मार देता है, और ये देखकर वो सभी दोस्त काफी एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि ये आर्टिस्ट काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। आगे वो सभी किलर के कमरों में जाकर अपने सामने मर्डर होते हुए देखने लगते हैं, जिसमें उन सभी को काफी अच्छा लगता है। खैर अब वो सभी उन कमरों से बाहर आ जाते हैं, जहां मॉर्गन और लॉरी अकेले रह जाते हैं और उनके बाकी के दोस्त अलग अलग घूमने निकल जाते हैं। कैंपस के बाहर हम देखते हैं कि रोको ने गेट का ताला लगा लिया है, जिससे कोई भी बाहर ना जा सके। इधर क्रिस्टीना और जेसन बाथरूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। साथ ही उन्हें बाहर से ये सब करते हुए डॉलफिस देख रही थी। अब कुछ टाइम बाद जब जेसन वहाँ से बाहर आ जाता है तो उससे मिलने डॉलफिस आती है और उसके चेहरे पर चाकू से अटैक करके उसे जख्मी कर देती है। दूसरी तरफ काफी टाइम तक क्रिस्टीना के वापस न आने की वजह से वो सभी दोस्त उसे देखने के लिए निकल जाते हैं। इधर क्रिस्टीना अपना फेस खराब होने की वजह से डॉलफिस को बुरी तरह पेटने लगती है, लेकिन इसी बीच वो उसे पकड़कर एक हुक में धंसा देती है, इससे मौके पर ही क्रिस्टीना की मौत हो जाती है। इधर वो सभी मिलकर उसको ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर डॉलफिस पर जाती है, जो कि उसे उठाकर ले जा रही थी। यह देखकर वो सभी उसके पीछे लग जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें वो एक कमरे में कुर्सी पर बंधी हुई मिलती है। वो सभी उसकी ये हालत देखकर काफी हैरान होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लॉरी, जेसन और मॉर्गन को वहाँ से लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ वो चेक करते हैं कि बाहर जाने का रास्ता बंद है। तभी उनके पीछे पीछे रोको भी वहाँ पहुँच जाता है। रैंडल उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, जिस वजह से वो रोको से बात करने जाता है, लेकिन तभी रोको उसे उठाकर नीचे पटक देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त दूर भागने लगते हैं, पर माइकी उससे बच नहीं पाता और वो एक हथौड़ा लेकर उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ केट के पास भी काफी कॉल्स आने लगती हैं, जिसके बाद वो डेप्यूटी को अपने साथ कैंपस में चेक करने आने लगती है। इधर जेसन, मॉर्गन और लॉरी रोको से बचने के लिए यहाँ की रीलिंग पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो जेसन को पकड़कर उसे तेजी के साथ रीलिंग में धंसाने लगता है, इससे उसकी भी बुरी तरह से मौत हो जाती है। इसी बीच मॉर्गन रीलिंग के नीचे से बाहर निकल जाता है, लेकिन लॉरी अभी अंदर ही थी। वो मॉर्गन से कहती है कि वो जाकर हेल्प लेकर आए, और वो खुद रोको से बचने के लिए अंदर भाग जाती है। दूसरी तरफ जब गेरार्डो गाड़ी में बैठा हुआ होता है तो उसके पास एक खून से सनी हुई औरत आती है, जो कि उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन जब तक वो बाहर निकल कर देखता वो मर चुकी थी। और ये नजारा देखकर उसे अपने दोस्तों की चिंता होने लगती है और वो उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। इधर मॉर्गन को आगे जाने पर केट और डेप्यूटी मिल जाते हैं, जहां मॉर्गन उसे कैंपस की सारी बात बता देता है कि वहाँ 6 किलर्स हैं जो कि लोगों को मार रहे हैं। इसके बाद केट मॉर्गन को भी एक गन दे देती है ताकि वो भी उनकी हेल्प कर सके। साथ ही वहाँ गेरार्डो भी आ जाता है और उनके साथ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कैंपस में लॉरी भागते हुए सुआवे के कमरे में आ जाती है, जहाँ वो एक आदमी के दांतों को जबरन निकाल रहा था। लॉरी उस आदमी की मदद के लिए उसे लड़ने लगती है और साथ ही वो आदमी उठकर जल्दी से एक पिन को उसकी कान में धंसा देता है, लेकिन उससे उसका कुछ नहीं होता। इसके बाद लॉरी किसी तरह उसे पीट कर उस पिन को उसके सर में धंसा देती है, जिससे आखिरकार
आवे मारा जाता है। अब कैंपस के बाहर एक शो चल रहा होता है जहाँ काफी पब्लिक थी। यहाँ मैनी आता है और वो सबसे पहले कमेंट्री करने वाले बॉब और डेव को सारी पब्लिक के सामने मार देता है। लेकिन लोग ये सब देखकर कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब फेक है। दूसरी तरफ मॉर्गन उन सभी को लेकर कैंपस के अंदर आ जाता है जहाँ पड़ी लाशों को देखकर केट काफी हैरान होती है। अब शो के दौरान मैनी सभी को बताने लगता है कि उन्होंने अभी तक जितना देखा है वो सभी रियल था, लेकिन पागल पब्लिक उसकी इस बात को भी झूठ मानने लगती है। आगे मैनी उन्हें बताता है कि अब एक फाइनल एक्ट होने वाली है, इसके लिए वो तैयार रहें। इसके बाद वो सभी किलर एक साथ मैदान में उतरते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर अब पब्लिक को यकीन आने लगता है और यहाँ भगदड़ मच जाती है। इसी बीच केट और मॉर्गन डेप्यूटी और गेराडो से कहती हैं कि वो मिलकर सभी को यहाँ से बाहर निकाल दें। इसके बाद तीनों लोगों को यहाँ से निकालने में लग जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से रोको यहाँ जाता है और डेप्यूटी उसे देखकर शूट करने लगता है, पर उसका निशाना ठीक नहीं था जिस वजह से वो उसे शूट नहीं कर पाता। अब मॉर्गन उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ लॉरी उसी घायल आदमी को लेकर आ जाती है और जल्दबाजी में मॉर्गन उस आदमी को ही शूट कर देता है। आगे रोको उन्हें हथौड़े की मदद से मारने वाला था, तभी गेरार्डो उस पर चाकू से अटैक कर देता है। इसके बाद वो सभी फिर से भागकर अंदर आ जाते हैं। वो सभी आगे चलते हुए टैक्सी डर्मिस्ट वाले कमरे में पहुंच जाते हैं जहां वो एक मरे हुए आदमी को अंदर ला रहा था, लेकिन लॉरी डेप्यूटी से उसे शूट करने को कहती है और इस बार वो निशाना ठीक लगाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ केट मैनी को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और इसी बीच केट उसके पैर में शूट कर देती है, लेकिन साथ ही डॉलफेस ये सब देख रही थी। इसके बाद वो केट के पीछे लग जाती है। डेप्यूटी अपने साथियों को लेकर यहाँ आ जाता है। इधर मॉर्गन और गेरार्डो जेफ्री के पीछे पड़ जाते हैं और वहीं डॉल्फिस के पीछे लॉरी चली जाती है। अब बचता है रोको जिसे डेप्यूटी को ही संभालना था। इधर मैनी का पीछा करते हुए केट उसके पास आ जाती है, जहां पता चलता है कि केट भी मैनी की एक बेटी है जो कि उससे बचपन से नफरत करती थी। यहाँ मैनी उसकी मॉम को लेकर उसे इमोशनल करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी केट उसे शूट करके मार देती है। खैर इसी बीच यहाँ डॉल्फिस आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ मॉर्गन और गेरार्डो मिलकर जेफरी को गर्म सरियों पर लिटाकर उसे मार डालते हैं। इधर कैंपस में डेप्यूटी और रोको आमने सामने होते हैं, जहां डेप्यूटी उसे शूट कर देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। इधर डॉल्फिस केट को बुरी तरह मारने लगती है। तभी यहाँ लॉरी पहुंच जाती है, जिसके बाद दोनों गर्ल्स मिलकर उससे लड़ने लगती हैं। अब डॉल्फिस लॉरी के चेहरे पर भी चाकू से घाव कर देती है और केट को मारने लगती है। केट ने भी उसकी बॉडी में चाकू घुसा रखा था, जिस वजह से यहाँ दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद बचे हुए 4 लोग लॉरी, मॉर्गन, गेरार्डो और डेप्यूटी कैंपस से बाहर आ जाते हैं और अब तक सुबह भी हो चुकी थी। यहाँ उनकी मदद के लिए काफी पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। मॉर्गन यहाँ खुशी मनाने लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोको मरा नहीं है। वो बाहर आकर मॉर्गन को पकड़ लेता है और एक ही बार में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे मार डालता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद पुलिस वाले उस पर फायरिंग करके मार डालते हैं। यानी रोको के साथ अब सभी सीरियल किलर मारे गए हैं। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि मेडिकल टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है और वो घायल लोगों को एम्बुलेंस में ले जा रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि जब मेडिकल टीम केट की बॉडी को लेकर आती है तो वो केट की असली बॉडी नहीं होती, बल्कि डॉल्फिस ने उसका चेहरा काट कर अपने चेहरे पर लगा लिया था, जिससे सभी उसे केट ही समझ रहे थे। तभी वो अपने हाथ से चाकू निकालने लगती है और ये सब उसी एम्बुलेंस में बैठी लॉरी देख रही थी। ये देखकर वो जोरों से चिल्लाती है और तभी डॉल्फिस उठकर उसे मार डालती है। इसके बाद वो एम्बुलेंस से बाहर निकलकर जाने लगती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक जगह पर काफी सारे डेड बॉडीज रखी हुई हैं। तभी अचानक रोको वाली बॉडी फिर से जिंदा हो जाती है, यानी वो भी अभी मरा नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।